टेस्ट टेस्ट इसके ऊपर ऑलरेडी हो चुका है and it is easy to understand also. Uniform costing is not a separate method like job costing या process costing आप करते हो. It is not that like that. It is not a method. ठीक है, it is a system. ठीक है, सिस्टम मतलब आपको एक सिस्टम बनाना है जिसमें आपके सेम इंडस्ट्री में सेम तरह से क्या करेंगे, आप कॉस्टिंग करेंगे. दैट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म कॉस्टिंग. तो यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है, सारे फर्म को सिमिलर तरह से क्या करना है, कॉस्टिंग करना है. क्यों सबको सिमिलर कॉस्टिंग करना है, ताकि आप उनकी एफिशिएंसी को चेक कर पाओ. ठीक है, कौन कितना बेटर है, या फिर कौन कहाँ पे प्रॉब्लम, किस में कहाँ पे प्रॉब्लम में जा रहा है. सो दिस टाइप ऑफ कंपैरिजन, या कौन सी इंडस्ट्री में कौन बेस्ट परफॉर्म कर रहा है, लाइक दैट. ओके, कैसे आप परफॉर्म करेंगे जब तक कि उनको यूनिफॉर्म नहीं करेंगे सब लोगों को. ठीक है, कंपैरिजन करने के लिए कुछ सिमिलैरिटी होना चाहिए फर्म के बीच में, जिस बेसिस पे आप क्या कर पाओ, कंपैरिजन कर पाओ. ठीक है, इट इज डिफाइंड एज द यूज ऑफ सेवरल अंडरटेकिंग्स by the same cost principles and और practice. सेम प्रिंसिपल या फिर सेम प्रैक्टिस आपको क्या करनी है, फॉलो करनी है. दैट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म कॉस्टिंग. उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, ताकि आप कंपैरिजन कर पाओ. ठीक है, एक कॉमन सेल्स प्राइस आप फिक्स कर दो वो इंडस्ट्री के लिए. नहीं तो क्या होता है, नॉर्मली लोग कोई बहुत ज्यादा चार्ज करता है, ठीक है, कोई बहुत कम चार्ज करता है, और मार्केट का क्या करता है, मतलब मैनिपुलेट करते हैं अलग अलग तरीके से मार्केट को. तो ये कॉमन प्राइस आप क्या कर पाएंगे, फिक्स कर पाएंगे, टू मेक अवेलेबल बेटर सिस्टम फॉर द यूनिट्स. ठीक है, तो एक यूनिट के लिए बेटर सिस्टम क्या है, टू फैसिलिटेट इंटर फर्म कंपैरिजन, आप फर्म को आपस में कंपेयर कर सकते हो. टू एलिमिनेट अनहेल्दी कंपटीशन, अनहेल्दी कंपटीशन होगा अगर एक जैसी कॉस्टिंग नहीं होगी तो. ठीक है, लोगों को समझ में ही नहीं आएगा कि किस बेसिस पे कंपटीशन करना है. ठीक है, तो ये सारे ये ऑब्जेक्टिव्स होते हैं किसके, यूनिफॉर्म कॉस्टिंग के. यूनिफॉर्म कॉस्टिंग में आपको क्या करना है, सबको एक ही चीज फॉलो करने बोलना है, एक ही जैसा प्रिंसिपल, सिमिलर प्रिंसिपल आपको फॉलो करने बोलना है उनको, या फिर सिमिलर प्रैक्टिसेस करने बोलना है, ताकि आप उनके बीच में कंपैरिजन कर पाओ, उनके बीच में कॉमन आप क्या कर पाओ, एक कॉमन सिस्टम बनाओ, या फिर कॉमन सेल्स प्राइस आप फिक्स कर पाएंगे, उनके बीच में कंपैरिजन कर पाएंगे, एक हेल्दी कंपटीशन आ जाएगा उनके बीच में. ठीक है, इनके बीच में क्या रिक्विजिट है, क्या जरूरी है, देयर शुड बी अ म्यूचुअल ट्रस्ट, कॉन्फिडेंस एंड ऑपरेटिंग अमंग ऑल द मेंबर यूनिट. ठीक है, तो जब तक के सब आपस में कोऑपरेशन नहीं करेंगे, मतलब लार्ज साइज है फिर स्मॉल साइज है, तो लार्ज साइज क्या होता है, उसके लिए इजी होता है कोई भी मेथड को अडॉप्ट करना, या मेथड को परचेज कर लेना, या फिर कोई एक सिस्टम को परचेज करना इजी होता है, किसके लिए, लार्ज साइज के लिए. लेकिन वही स्मॉल साइज के लिए बहुत ही डिफिकल्ट है. तो आप क्या कर, लार्ज साइज ऑर्गेनाइजेशन क्या कर सकते हैं, स्मॉल साइज ऑर्गेनाइजेशन को हेल्प कर सकते हैं, ताकि आप एक कॉमन सिस्टम बना सकें. तो ये सारी रिक्विजिट है उसकी, यूनिफॉर्म कॉस्टिंग की. तो इतना डिटेल में आपको कोई थ्योरी इसमें से आने वाला नहीं, बट ये एकदम जनरल चीज है जो उसके अंदर लिखा हुआ है. किस कहाँ कहाँ पे आप यूनिफॉर्मिटी लेकर आ सकते हैं, जो आप मेथड ऑफ कॉस्टिंग यूज कर रहे हैं, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में जो मेथड ऑफ कॉस्टिंग यूज हो रहा है, अगर अलग यूज हो रहा है तो उसको आप यूनिफॉर्म कर सकते हैं. टेक्निक, अगर कोई आप कॉस्टिंग की यूज कर रहे हैं, तो कॉस्ट यूनिट या कॉस्ट सेंटर आप एक जैसा लेकर आ सकते हैं. ठीक है, फॉर एग्जांपल एक बंदा मटेरियल कॉस्टिंग करता है तो दूसरा लेबर कॉस्टिंग करता है. ठीक है, या फिर और आपका कॉस्ट सेंटर या कॉस्ट यूनिट आपका अलग अलग है. ठीक है, कॉस्ट यूनिट या कॉस्ट सेंटर क्या होता है, जिसके लिए आप कॉस्टिंग करते हैं, तो सबका अलग अलग होगा, तो यूनिफॉर्म कॉस्टिंग आप उसको नहीं बोलेंगे. या फिर एलिमेंट ऑफ कॉस्ट आपको एक जैसे लेने हैं, आइटम टू बी इंक्लूडेड और एक्सक्लूडेड फ्रॉम कॉस्ट. ठीक है, कौन सा आइटम कॉस्ट में आना चाहिए, कौन सा नहीं आना चाहिए, तो सब लोग एक जैसा फॉलो करना चाहिए. ठीक है, तो एक ने डिविडेंड नहीं लिया तो दूसरे ने भी डिविडेंड नहीं लेना चाहिए. तो मेथड ऑफ कॉस्टिंग जो होगी, या कौन कौन से आइटम्स आपके इंक्लूड होंगे, वो सब क्या होने चाहिए, दोनों जगह पे सेम होने चाहिए. जो डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हो सेम होना चाहिए. कॉस्ट ऑफ मटेरियल सेम तरह से क्या करना है, आपको डिटरमिन करना है. वेजेस सेम तरह से आपको फिक्स करना है. वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक बराबर करना है, मतलब मटेरियल कंट्रोल प्रॉपरली करना है. लेबर की कॉस्टिंग प्रॉपरली आपको करना है, मतलब सब लोग क्या करेंगे, एक जैसे करेंगे, स्क्रैप को वैल्यू बराबर करेंगे, वेस्ट को बराबर वैल्यू करेंगे. ठीक है, जो ट्रीटमेंट होगा डिफेक्टिव वर्क का, स्पॉइलेज का. ठीक है, स्पॉइलेज का मतलब मैंने तुम लोग को बताया था कि ऐसा गुड्स जो कि नॉर्मल ऑपरेशन से आप उसको
प्रॉपर मतलब वापस से उसको वो कंडीशन में ना लेकर आ पाओ, स्पॉइलेज बोला जाता है उसको। ठीक है, स्पॉइलेज मतलब वो गुड्स आपका खराब हो गया, वेस्ट हो गया। जैसे कि अगर उसके अंदर कोई डिफेक्ट आ गया तो आप उसको करेक्ट नहीं कर पा रहे, या करेक्ट करने के लिए बहुत ज्यादा पैसे लगेंगे, तो उसको स्पॉइलेज बोला जाता है। ऑन दी अदर हैंड आपके पास रेक्टिफिकेशन होता है, जो कि आप क्या कर सकते हो, उसको नॉर्मल ऑपरेशन से आप उसको करेक्ट कर सकते हो, और आपका गुड्स करेक्शन के बाद वैसे ही दिखेगा जैसा आपका ओरिजिनल गुड्स दिखता है, तो उसको करेक्शन बोलते हैं। वेस्ट का मतलब तो आप उसको सेल ही नहीं कर सकते, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, वेस्ट की कोई वैल्यू नहीं होती। ठीक है, वो हम लोगों ने प्रोसेस वगैरह में देखा था। तो इसमें कोई बहुत ज्यादा मेरिट्स क्या हो सकते हैं, आप उसको एक आइडियल सिस्टम बनाएंगे। ठीक है, कंपैरिजन कर पाएंगे, लोगों की वीकनेसेस पता कर पाएंगे, उनका आ, उनमें क्या बेटर है, उनकी एफिशिएंसी, उनकी मतलब उनका लेबर टर्नओवर आप रिड्यूस कर सकते हैं, मतलब लेबर जो छोड़ छोड़ के चले जाते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें आप क्या कर सकते हैं, इंडस्ट्री में कॉमन रख सकते हैं। ठीक है, और जिसकी वजह से क्या होगा, बहुत सारी प्रॉब्लम्स को सोल्यूशन मिलेगा। अब ये बोलने के लिए तो अच्छा लगता है कि, लेकिन कुछ डिमेरिट्स भी हैं। ठीक है, अभी सारे फर्म जो होते हैं एक ही इंडस्ट्री में, वो रेयरली आइडेंटिकल होते हैं, मतलब एक जैसे होंगे। एक ही क्लास में आप देखेंगे तो सारे बच्चे एक जैसे थोड़ी ना होते हैं कि आप उनमें कंपैरिजन कर सकते हो। तो इट इज वेरी डिफिकल्ट। बोलने के लिए अच्छा लगता है कि यूनिफॉर्म कॉस्टिंग करेंगे, लेकिन अगर फॉलो करने जाओगे तो लोगों के बीच में आइडेंटिकल चीजें ही फाइंड आउट करने में आपको क्या होगा, प्रॉब्लम होने लगेगी। ठीक है, क्योंकि एक ही इंडस्ट्री जो होती है वो रेयरली एक दूसरे से आइडेंटिकल होती है। ठीक है, जैसे आप दोनों अभी देखोगे तो दो सोप की इंडस्ट्री है, दोनों एक जैसे ही मतलब प्रोडक्ट सप्लाई कर रही है, लेकिन हार्ड आपको ना रेयरली उनमें कोई बहुत ज्यादा आइडेंटिकल चीजें मिलेंगी जिसकी वजह से आप उनकी एफिशिएंसी को चेक कर पाओ। ठीक है, एक जैसी इंडस्ट्री में भी प्रॉब्लम है। आइडेंटिकल एक ही टीवाईएफ का और एसवाईएफ के साथ तो कोई कंपैरिजन आप नहीं कर सकते, मतलब या तो आप डिग्री कॉलेज को अपना जूनियर कॉलेज या फिर स्कूल से कंपैरिजन नहीं कर पाओगे, लेकिन आप देखेंगे तो डिग्री कॉलेज में ही कितना वेरिएशन होता है। मतलब आइडेंटिकल आपको फाइंड आउट करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, और आप आइडेंटिकल चीजें नहीं फाइंड आउट करेंगे तो यूनिफॉर्म कॉस्टिंग आपका नहीं होगा। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें इसमें एक बहुत कॉस्टली एक सिस्टम आ जाएगा। मतलब अगर दो यूनिट है आपके पास, मतलब दो तरह की इंडस्ट्री है आपके पास, एक लार्ज इंडस्ट्री, एक स्मॉल इंडस्ट्री है। ठीक है, तो लार्ज तो चलो जल्दी से एक्सेप्ट कर लेगी, आप कोई भी कॉस्टिंग उनको बता देंगे, लेकिन वही चीज स्मॉल यूनिट को लेना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा उसके लिए। तो ये प्रैक्टिकल थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आती है इसके अंदर। इंटर फर्म कंपैरिजन मतलब आपको दो फर्म के बीच में कंपैरिजन करना है। यूनिफॉर्म कॉस्टिंग होगा तब क्या कर पाएंगे, आप दोनों फर्म के बीच में कंपैरिजन कर पाएंगे। कंपेरेबिलिटी ऑफ द फर्म रिक्वायरमेंट क्या क्या है, नेचर ऑफ द इंफॉर्मेशन कैसे आपको मिल रहा है, ऑर्गेनाइजेशन रिस्पॉन्सिबल फॉर कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, मेथड ऑफ कलेक्शन ऑफ डेटा एंड इट्स प्रेजेंटेशन। ये चीजें इंपॉर्टेंट है कि आपका कौन सी इंफॉर्मेशन है। ठीक है, किसने उसको कलेक्ट किया है, कौन रिस्पॉन्सिबल है, या कौन सा मेथड ऑफ कलेक्शन आपने यूज किया है, प्रेजेंटेशन यूज किया है, सो दैट आप क्या कर पाएंगे, उसको एक जगह पे पुट करके आप क्या कर पाएंगे, इंटरफॉर्म कंपैरिजन आप कर पाएंगे। ठीक है, ये सारे रेशियोज है उसके बाद। अब इसमें कोई नया नहीं है, ठीक है, जो आप लोगों ने अब तक किया नहीं। जैसे कि आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, असेट एम्प्लॉयड है, ऑपरेटिंग सेल्स है। ठीक है, तो ये सारे ना रेशियोज में यूज होते हैं। यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो रेशियोज काफी सारे यूज हुए हैं। यहाँ पे देखो ग्रॉस प्रॉफिट 28% है, 25%, दो फर्म के बीच में कंपैरिजन किया है दोनों के ग्रॉस प्रॉफिट को लेके। तो इसका बेटर है, आपको यही बताना है। ठीक है, इसका बेटर नहीं है। ठीक है, इससे मतलब एक्स इज बेटर देन वाई, अगर आप उसका ग्रॉस प्रॉफिट देखेंगे तो। इसी के बेसिस पे उन्होंने क्या किया, सारे कंपेरिजन यहाँ पे किए हुए हैं। मैंने आपको इसके ऊपर टेस्ट भी दिया था, मैंने बताया था कि सेम है, और काफ़ी टाइम भी हो गया। एक बार हम लोग टेस्ट को क्या कर लेंगे, डिस्कस कर लेंगे। ये चैप्टर जो है वो हार्डली 9 8 9 पेजेस का है, जिसमें आपको पूरे रेशियो एनालिसिस ही आगे यूज किए हुए हैं। इसमें कुछ डाउट समझ में आता है तो आप बता दो मुझे। और इस पे क्वेश्चन या तो आपको इंटर फर्म के ऊपर कंपैरिजन के ऊपर आएगा क्वेश्चन, या फिर आपको यूनिफॉर्म कॉस्टिंग के ऊपर आएगा। दैट्स इट। और इसके अंदर आपको और कुछ है नहीं है सर जिसके ऊपर आपको क्वेश्चंस आ सकते हैं। इतना बड़ा चैप्टर भी नहीं है, और कभी प्रैक्टिकल एस्पेक्ट इसके ऊपर से कोई पूछा नहीं था, बट जब से ये ऑब्जेक्टिव हुआ है
तो वहां से रेशियोज वगैरह के क्वेश्चन वहां से पूछने लगा। टेस्ट टी वाई बाय divided by process cost. Interform comparison. ओके सर साथ ही साथ एग्जाम का भी बता दो। क्या बता दूं? क्या नाम है जो तुम लोग ने एग्जाम में, अच्छा एग्जाम का अब तक के तुम्हारा डिस्कशन नहीं हुआ है क्या? ऑब्जेक्टिव्स? हाँ एलेक्स, एग्जाम के ऑब्जेक्टिव्स अपने डिस्कस नहीं हुए क्या? यस सर। क्या बोल रहे हो, क्या डिस्कस नहीं हुआ? सर डिस्कस हुआ, वो एक्चुअली एग्जाम का भी अगर रिस्पांस बता देते तो। रेस्पॉन्स, रेस्पॉन्स नहीं पता चलेगा? बस रेस्पॉन्स थोड़ा ना बता सकता हूँ मैं, इसका रेस्पॉन्स बताता हूँ। मतलब मैंने तुमको बता ही दिया था क्या तुम लोग ने सही किया है क्या गलत किया है, ठीक है। लेकिन इस पे इतना खराब मार्क्स क्यों, मुझे समझ नहीं आ रहा है। आंसर की कुछ गड़बड़ था क्या इसके अंदर? कहाँ चला गया? देख लो, इंटरफर्म कंपैरिजन इज वन ऑफ द एम ऑफ डैश। इंटरफर्म कंपैरिजन कर पाए ऐसा कौन सी कॉस्टिंग आपको बताती है? बोलो। यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म कॉस्टिंग बहुत डिफिकल्ट था। यूनिफॉर्म कॉस्टिंग में आप इंटरफर्म कंपैरिजन करते हैं। शेयर कैपिटल आपका 1 लाख है, रिजर्व्स आपका 1,50,000 है, टोटल असेट आपके 5 लाख है। प्रोप्राइटरी रेशियो का फॉर्मूला क्या है? प्रोप्राइटरी रेशियो का फॉर्मूला क्या है? कल का खाया हुआ याद ही रहता है सर, एसवाई में पढ़ा था, ठीक है। प्रोप्राइटरी फंड आपका चाहिए और डिवाइड बाय टोटल असेट्स आपको करने होते हैं। और प्रोप्राइटरी फंड जो होता है वो आपका शेयर कैपिटल एंड रिजर्व्स को मिलाकर आता है, ठीक है। तो शेयर कैपिटल एंड रिजर्व्स को मिलाकर कितना हो जाएगा? 1 लाख प्लस टू 1,50,000, इट इज 2,50,000 और डिवाइड बाय 5 लाख आपको करना है उसके अंदर। तो रेशियो कितना बनेगा? 2 मिनट, हाँ। 0.2। 0.2 ही आएगा ना? फाइव लाख का हाफ है ना सर, 2 लाख। हाँ हाँ, वो तो ठीक है। तो इसलिए 0.2। तो प्रोप्राइटर्स फंड पीएफ इज इक्वल टू, सर सर हाफ है ना सर, तो 0.5 आएगा, सॉरी 0.5। ठीक है, 1 लाख प्लस 1,50,000, ठीक है। दिस इज गोइंग टू बी 2,50,000 और असेट्स जो हैं आपके वो 5 लाख है। और फॉर्मूला है प्रोप्राइटर्स फंड डिवाइड बाय असेट ओनली, ठीक है। तो इट इज गोइंग टू बी 0.5 अकॉर्डिंग टू मी। यस, इट इज 0.5। एंड आंसर पेपर 2,50,000 divided by 5 lakh is equal to, okay, gross profit is rupees 60,000, total sale is 6 lakh, find out gross profit ratio। gross profit ratio का फॉर्मूला सिंपल है, ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइड बाय सेल्स, नेट सेल्स लेते हैं हम लोग कभी भी। तो 60,000 डिवाइड बाय 6 लाख और परसेंटेज पे क्लिक करना है, लेकिन यहाँ पे परसेंटेज वाला कोई सीन नहीं है, खाली 6 लाख
अच्छा परसेंटेज ही है, सॉरी। निकालो भाई, कहाँ गया मेरा कैलसी। 0.10। 0.10 आ रहा है। 60,000 डिवाइड बाय 6 लाख और परसेंटेज पे क्लिक करना है, दैट इज 10%। ठीक है, और 10% मतलब 0.10, है ना, यही है आपका आंसर। 60,000 डिवाइड बाय 6 लाख इज इक्वल टू 10%, और 0.10 भी आप लिख सकते हैं उसको। Okay, current assets 25,000, current liability 20,000. Find out the current ratio. Current assets divide by current liability. ठीक है, तो 25,000 and 20,000. 1.25:1। करंट एसेट्स है आपकी 25,000, करंट लाइबिलिटी है आपकी 20,000, और इन दोनों को डिवाइड करना था। ठीक है, तो 1.25:1 ना, ये वाला आंसर है आपका, 1.25:1। Okay. Cost of goods sold is 4,30,000. Closing stock is 1,30,000. What is stock turnover ratio? ठीक है, COGS डिवाइड बाय क्लोजिंग स्टॉक, है ना। सो 4,30,000 एंड डिवाइड बाय 1,30,000। सिंपल है ये सारे क्वेश्चन, बहुत ज्यादा क्लस्टर ने बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन दिए ही नहीं थे आपको। COGS, COGS is 4,30,000। 3.3076। Closing stock is 1,30,000, 4,30,000 डिवाइड बाय 1,30,000, पॉइंट में आएगा शायद आंसर। 3.3076। ओके, 3.3076 यहाँ पे है क्या? 3.3 3.31 मतलब होगा। 3.31 हो जाएगा। ठीक है, 3.31 दो बार दिया है क्या? अच्छा नहीं, ये 3.1 है। फिर क्विक असेट डिवाइड बाय क्विक लाइबिलिटी, लिक्विड रेशियो होगा आपका। तो 5 लाख डिवाइड बाय 2 लाख, 5 लाख डिवाइड बाय 2 लाख कितना होता है? 2.5। 2.5 करेक्ट है। 2 लाख डिवाइड बाय 5 लाख, या 5 लाख डिवाइड बाय 2 लाख था, क्या था? अच्छा, 5 लाख डिवाइड बाय 2 लाख, लाइबिलिटी नीचे आती है ना। 2.5 ना, ये 2.5 कैसे आएगा इसका आंसर? डिवाइड बाय 2 बराबर
2.5 is to 1. Done. Then net sales 10 lakh है, cost of goods sold 3 lakh है, selling expenses 2 lakh है, interest expenses 50,000 है. Find out the earning before tax. ठीक है. So net sales में से आप cost of goods sold माइनस करेंगे. ठीक है. इसमें क्या मालूम करना है आपको? इंटरेस्ट एक्सपेंसेस 50,000 है. फाइंड अर्निंग बिफोर टैक्स. ठीक है. तो नेट सेल्स आपके पास ये है 4,50,000 सर, 10 लाख से सब माइनस हो जाएगा. 10 लाख में से 3 लाख जाएगा पहले, फिर 2 लाख जाएगा, फिर 50,000 जाएगा, है ना. इसकी कोई जरूरत तो नहीं थी वैसे, फिर भी. इक्वल टू 10 लाख माइनस 3 लाख माइनस 2 लाख माइनस 50,000 इज इक्वल टू 4,50,000 आ रहा है क्या? यस सर. The use by several undertaking of the same costing principle or practices. तो यूनिफॉर्म कॉस्टिंग ही है इसका आंसर. Cost of goods sold 2 lakh है and operating expenses 40,000 है. Total sales 24,000. Find out the operating ratio. Operating ratio मतलब operating expenses ratio, है ना. और operating expenses ratio में दो operating expenses आते हैं. एक तो आपका cost of goods sold होता है, दूसरा operating expenses होते हैं. तो 2,40,000 हो जाएगा. ठीक है. 2,40,000 और डिवाइड बाय सेल्स 24 लाख. तो 2,40,000 0.1. डिवाइड बाय 24 लाख 0.1. ठीक है. टू लाख प्लस 40,000 is equal to 2,40,000 is your total expenses, operating expenses. ठीक है. ये हो गया ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और ऑपरेटिंग रेशियो 2,40,000 डिवाइड बाय 24 लाख is equal to 0.1. If profit before interest and tax is 3,20,000 and total capital employed is rupees 80 lakhs and return on capital employed is ratio बताना उसको. रिटर्न ऑन कैपिटल, तो रिटर्न आपका 3,20,000 है, कैपिटल एम्प्लॉयड 80 लाख है. ठीक है. तो बस उसको डिवाइड करके आपको परसेंटेज नहीं, परसेंटेज निकालने की जरूरत नहीं, खाली डिवाइड कर लो, आपको आपका आंसर मिल जाएगा. 0.04 है सर. 0.04 तो ऑप्शन में नहीं है. 0.04 आ वही रहा है है. सर आंसर, लेकिन हाँ, लेकिन इधर पे नहीं है ऑप्शन. देख रहे हैं, फिर सही करना पड़ेगा. 3,20,000 डिवाइड बाय 3,20,000 डिवाइड बाय 80 lakhs. 0.04 इंटू 100 भी करोगे तो 4 आएगा उसका आंसर. तो आई थिंक यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो गई है. 0.04 नहीं 0.4 है, मतलब इधर पे 0 एक कम कर दिया होगा, या तो यहाँ पे बढ़ा दिया है, कुछ तो ऐसा हुआ है, तभी आंसर जो है वो करेक्ट नहीं आ रहा है. सर वो ठीक है. 80 लाख नहीं होगा, 8 हाँ, लाख होगा, 8 लाख तब भी होगा वही. 0.4. हाँ, तो उसको सही कर देते हैं. ठीक है. या ऑन दी अदर हैंड आप आपको 32 लाख भी कर सकते थे, बट 8 लाख करना ज्यादा इजी है. मैंने वो 8 लाख कर दिया.
दोनों जगह से आपका आंसर वही आएगा, तो मैं इसको यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। 3,20,000 डिवाइड बाय 8 लाख का परसेंटेज 0.4। टोटल डेटर 7,72,000 है, क्रेडिट सेल्स 4,80,000 है, फाइंड आउट द कलेक्शन पीरियड। ठीक है, कलेक्शन पीरियड मालूम करना है आपको। तो पहले तो अब वो रेशो होता है ना, डेटर्स टर्नओवर रेशो। डेटर्स टर्नओवर रेशो आएगा ना इसका, डेटर्स टर्नओवर रेशो निकालो, इसका कितना आता है, निकालूं क्या मैं? डेटर टर्नओवर रेशो DTR, डेटर्स टर्नओवर रेशो के लिए आपको चाहिए ऊपर डेटर दैट इज 72,000 और नीचे चाहिए क्रेडिट सेल्स इट इज 4,80,000। इसको डिवाइड कर दो, दिस इज 0.15। ठीक है, अब ये मंथली मालूम करना है, डेली मालूम करना है। ओके, सो 365 डेज होते हैं, यही एज्यूम करना है आपको। 365 डिवाइड बाय ये जो आंसर आया है इससे आपको डिवाइड कर देना था। सॉरी यार, 2 मिनट। 0. बराबर तो किया है, क्या इशू है इसमें? डेटर्स टर्नओवर रेशो, इधर पे भी कुछ गड़बड़ हुई है क्या? 56 डेज, यहाँ पे अमाउंट का कुछ लोचा है। कलेक्शन पीरियड का फॉर्मूला वही है ना, आपको नंबर ऑफ डेज ऊपर लेना और डिवाइड बाय DTR करना है। अच्छा, DTR का जो फॉर्मूला है वो ये है, क्रेडिट सेल्स ऊपर रहता है। ओके, मैंने गलत किया, क्रेडिट सेल्स ऊपर होता है और एवरेज डेटर नीचे होता है। हाँ, आप बराबर है। तो अगर 365 डेज होते हैं तो इससे डिवाइड कर दो आप 54.75। 54.75 जो है तो 55 डेज होना चाहिए इसका आंसर। तो यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, या मैंने कुछ गड़बड़ नहीं किया ना। 72 4,80,000, हाँ तो बराबर है। इसका आंसर जो है वो 55 डेज होना चाहिए अप्रोक्सीमेटली। यहाँ पे क्योंकि डेज भी ऐसा कुछ बोला नहीं कि इतने डेज लेने हैं। assume 365, sorry, 365 days in a year। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले मालूम करना है डेटर्स टर्नओवर रेशो विच इज इक्वल टू सेल्स डिवाइड बाय डेटर, या एवरेज डेटर लेते हैं, एवरेज डेटर। सो दिस इज इक्वल टू, तो अगर इसका आंसर 6.67 आता है, 6.67, ठीक है, तो एवरेज कलेक्शन का सर आपने फॉर्मूला, उल्टा कर दिया, 4,80,000 डिवाइड बाय 72,000। अरे हाँ सॉरी, ठीक है। एवरेज कलेक्शन इज 365 डिवाइड बाय 6.67। देखो अभी भी आंसर सेम आ रहा है, 365 डिवाइड बाय 6.67, 54.72 ही तो आ रहा है, बराबर है। 55 डेज होना चाहिए इसका आंसर।
अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, डन। कैपिटल गियरिंग रेशियो इज इक्वल टू प्रेफरेंस शेयर प्लस बोरोड फंड, और नीचे आपको इक्विटी फंड लेना होता है। ऊपर ऐसे कैपिटल जिसपे इंटरेस्ट या फिर फिक्स रेट पे डिविडेंड मिलता हो या फिक्स रेट पे इंटरेस्ट मिलता हो, तो दो ही चीज है। फिक्स रेट पे डिविडेंड प्रेफरेंस शेयर को मिलता है और फिक्स रेट पे इंटरेस्ट जो है बोरोड फंड को मिलता है। डिवाइड बाय नीचे आपको इक्विटी फंड आता है। ठीक है, तो इसका आंसर इक्विटी फंड होना चाहिए। ये कैपिटल गियरिंग रेशियो का फॉर्मूला है। ऊपर फिक्स्ड इंटरेस्ट और फिक्स डिविडेंड या फिक्स्ड इनकम बेयरिंग सिक्योरिटी, और नीचे फ्लक्चुएटिंग इनकम बेयरिंग सिक्योरिटी। तो फ्लक्चुएटिंग में दो ही चीज आती है आपकी, एक तो आपका इक्विटी शेयर और दूसरा रिजर्व्स। ठीक है, तो उसको इक्विटी फंड बोलते हैं। और ऊपर जो है आपका प्रेफरेंस शेयर, प्रेफरेंस डिविडेंड, लोन वगैरह, बोरोड फंड वगैरह आते हैं, क्योंकि लोन के ऊपर इंटरेस्ट फिक्स होता है और प्रेफरेंस के ऊपर डिविडेंड फिक्स होता है। तो ये फिक्स्ड वाली चीज ऊपर और फ्लक्चुएटिंग वाली चीज नीचे। तो ऊपर प्रेफरेंस शेयर और बोरोड फंड, नीचे इक्विटी शेयर प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस। तो इसका आंसर इक्विटी फंड होना चाहिए कैपिटल गियरिंग के हिसाब से। एनी डाउट? नो सर। आज काफी लोग आ गए यार, 32 मतलब बहुत हो गया। सर अभी डेली 2 लेक्चर है तो लोग बहुत इंस्पायर हो रहे हैं। हाँ, एक्चुअली जरूरत भी नहीं है ना लेक्चर्स की, इतना क्या करेंगे लेक्चर लेके। एक तो एग्जाम बहुत लेट है, तो गाइडेंस देने के लिए भी इट्स टू अर्ली। और इस बार कोई गाइडेंस लेक्चर एज सच तो नहीं हो सकता, क्योंकि जो सारे आपके क्वेश्चंस वगैरह आएंगे वो यहाँ से कोई नहीं बनाने वाला, सब यूनिवर्सिटी से आएंगे। सो यू नीड टू रीड द टेक्स्ट बुक थॉरली ऑल्सो। तो वहाँ पे भी थोड़ा काम करना पड़ेगा आप लोगों को। सर और ऊपर से डर भी है सर अभी क्लास में इस थोड़ा। चीज का वो स्कूल खुला ना और बोला है कि पोस्ट दिवाली कॉलेज खुलेगा और अपना एग्जाम हाँ, भी अगर नवंबर बाद में में। बोल दिया कि आपको ऑनलाइन मतलब ऑब्जेक्टिव एग्जाम ही होगा, लेकिन आपको सेंटर पे आके देना है, तो क्या करेंगे? सर ये दूसरा डर बिठा रहे हैं सर आप लोगों के बीच नहीं, में।